नदियों को साफ करने के लिए सभी ने चुनावी वादे किए, एक्शन प्लान बनाया और हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? एक बेटे के रूप में मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगाऊंगा। पानी इतना गंदा है कि अब ये नदी नहीं बल्कि शहर का डंपिंग जोन बन चुकी है। 100 ml में 1 बिलियन फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इस पानी में पाया जाता है। यमुनोत्री से निकली ये साफ और पवित्र जल रास्ते भर के शहरों और फैक्ट्रियों का भार ढोते हुए अंत में त्रिवेणी संगम के पास गंगा में मिल जाती है, जहां करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। दिल्ली में छठ पूजा के वक्त यमुना में कुछ इस तरह से हमें इस जहरीले झाग वाले पानी के साथ पूजा करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी यमुना नदी की, जो आस्था, परंपरा, चुनावी मुद्दा और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। जर्नी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए पहले इस यमुना नदी के बारे में हम जानते हैं। यमुना नदी 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। 1400 किलोमीटर लंबी ये नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए अंत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज त्रिवेणी संगम के पास गंगा में मिल जाती है। रास्ते भर में टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन जैसी नदियां यमुना नदी की वाटर का रिचार्ज करती जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल तक तो यमुना नदी बिल्कुल साफ होती है, लेकिन हरियाणा में आते ही इसका दोहन शुरू हो जाता है। यमुनानगर की कागज मिल का वेस्ट, करनाल और पानीपत के सीवेज और सोनीपत फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल वेस्टेज इसमें आधे अधूरे ट्रीटमेंट के साथ छोड़ दिए जाते हैं। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज बनाकर करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक जैसे क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। दोस्तों, बैराज और बांध में थोड़ा अंतर होता है। बांध एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो नदी के प्रवाह को पूरी तरह रोककर पानी को स्टोर करता है। इस पानी का सिंचाई और वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उपयोग होता है, जबकि बैराज बांध के मुकाबले छोटा स्ट्रक्चर होता है, जहां नदी के डायरेक्शन को कंट्रोल कर उसके पानी का उपयोग किया जाता है। हरियाणा के बाद यूपी में गाजियाबाद के पास हिंडन नदी यमुना में मिलती है। हिंडन नदी खुद एक डेड रिवर बन चुकी है, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ के कई इंडस्ट्री का गंदा पानी, सीवेज और केमिकल वेस्ट मिला होता है। इसके बाद यमुना दिल्ली में एंट्री करती है। दिल्ली में यमुना की एंट्री पर वजीराबाद बैराज और एग्जिट पर ओखला बैराज है। शहर में यमुना की एंट्री से पहले वजीराबाद बैराज से पानी रोककर पूरे दिल्ली शहर का पानी की जरूरत को पूरा किया जाता है। इससे प्रतिदिन करीब 90 करोड़ गैलन पानी साफ कर पूरे दिल्ली शहर की जरूरत को पूरा किया जाता है। वजीराबाद बैराज के बाद दिल्ली में यमुना इंटर करते ही पूरे शहर का डंपिंग यार्ड बन जाती है। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक के 22 किलोमीटर के इस दायरे में नजफगढ़ नाला, शाहदरा नाला, गाजीपुर नाला, ओखला नाला जैसे कुल 17 बड़े बड़े नाले गिरते हैं। इन्हीं नालों में पूरे दिल्ली शहर का हाउस होल्ड वेस्टेज होता है। दिल्ली में हर दिन करीब लगभग 80 करोड़ गैलन सीवेज उत्पन्न होता है। दिल्ली के अंदर यमुना का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, जो इस नदी की 85% प्रदूषण का कारण है। हालांकि दिल्ली में कुल 37 एसटीपी प्लांट है और दिल्ली जल बोर्ड क्लेम करती है कि हम प्रतिदिन 600 mgd यानी करीब 60 करोड़ गैलन पानी हर रोज साफ करते हैं। लेकिन सितंबर 2024 की दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC की रिपोर्ट बताती है कि 37 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में से 56% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहा है। किसी नदी की वाटर क्वालिटी को मापने के लिए जो मुख्य मानक है वो pH, BOD, COD, DO, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और फॉस्फेट की मात्रा है।
बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि पानी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कचरे को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। यदि ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा है मतलब पानी ज़्यादा गंदा है, जिसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इससे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा यानी डीओ लेवल भी घट जाता है। इससे जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों तरह के कचरे को डिकम्पोज करने के लिए उस पानी को कितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा सीओडी मतलब पानी में ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों कचरा काफी अधिक है। फीकल कॉलीफॉर्म का मतलब है मानव और पशुओं के फीकल यानी पूप से उत्पन्न ई कोलाई बैक्टीरिया उस पानी में कितना मौजूद है। यदि किसी जल नमूने में 10 CFU पर 100 ml है तो इसका मतलब है कि 100 ml पानी में 10 जीवाणु कॉलोनियां बनाने लायक बैक्टीरिया मौजूद है। इससे टाइफाइड, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया, कोलेरा जैसी बीमारी होती है। शुद्ध पानी के लिए DO 8 mg पर लीटर, BOD 3 mg पर लीटर, COD 10 mg पर लीटर, pH 6.5 से 8.5, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 0 और फॉस्फेट की मात्रा 0.05 mg पर लीटर होना चाहिए। दिल्ली में वजीराबाद बैराज से पहले यमुना की पानी की क्वालिटी थोड़ी ठीक रहती है। हालांकि इस पानी को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वजीराबाद बैराज के बाद ही दिल्ली अपनी सारी गंदगी इसमें छोड़ देती है। दिल्ली आते ही पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो जाती है। फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा बढ़कर 80 लाख से 1 बिलियन तक पहुंच जाती है। यहाँ पानी इतना खराब है कि इसके अंदर कोई जलीय जीव भी जिंदा नहीं रह सकता। COD की मात्रा भी 25 से बढ़कर 170 mg पर लीटर और BOD 3 से बढ़कर 50 mg पर लीटर हो जाती है। दिल्ली के बाद यमुना फरीदाबाद में इंटर करती है। फरीदाबाद में टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मेटल इंडस्ट्री का कचरा यमुना नदी को और प्रदूषित करती जाती है। इसके बाद यमुना मथुरा और वृंदावन पहुंचती है, जहां धार्मिक गतिविधियों और शहर का सीवेज वाटर नदी को और गंदा करती जाती है। यहाँ से यमुना आगरा पहुंचती है, जहां लेदर टेनरियों, रबड़ और केमिकल फैक्ट्रियों का कचरा नदी में बिना ट्रीट किए बहा दिया जाता है। घरेलू सीवेज और नगर निगम का कचरा भी यमुना में ऐसे ही बहा दिया जाता है। इसके बाद यमुना प्रयागराज पहुंचती है, जहां त्रिवेणी संगम के पास गंगा में मिल जाती है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यमुना की हालत कैसी है और इसके इस हालत का कारण क्या है। सरकारों ने नदियों को साफ करने के लिए कई वादे किए, ये चुनावी मुद्दा भी बना। गंगा साफ करने के लिए नमामि गंगे और यमुना साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान भी बनाए गए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करीब 40,000 करोड़ अब तक खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद गंगा की पानी में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यमुना की सफाई के लिए भी करीब 1200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को अब तक दिए गए हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC ने असेंबली में पूछे गए एक सवाल में जवाब दिया कि 2017 से 21 इन 5 वर्षों में यमुना को क्लीन करने के लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सरकार इतने बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट बना रही है, हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, फिर भी नदियों की स्थिति में कोई खास सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। इसे आगे हम ध्यान से समझते हैं। केवल कुछ शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कुछ मशीनों द्वारा पानी में बहने वाले कचरे को हटा देने भर से नदियां साफ नहीं हो सकती। ये तो आम जनता को दिखाने के लिए सरकार का एक गिमिक भर है। इसे साफ करने के लिए एक बड़े अभियान के तहत काम करने की जरूरत है। नदियों में कचरा आने के बाद नहीं, बल्कि नदियों में मिलने वाले पॉल्यूशन के सोर्स पर ध्यान देना होगा। रास्ते भर में नदियों के पास के खेतों में प्रयोग होने वाली पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब बारिश की पानी के साथ बहकर नदियों में मिल जाता है, जो नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है। इससे निपटने के लिए नदियों के पास वाले कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। खेतों और नदियों के बीच पेड़ों और घास को लगाकर ग्रीन बफर जोन बनाया जाए, जिससे कम फार्मिंग केमिकल नदियों में प्रवेश करे। इस ग्रीन बफर जोन से नदियों के किनारे मिट्टी का कटाव भी रुकता है और नदी की इकोसिस्टम भी सुधरती है। भारत में गांवों का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल गायब है।
नदियों के रास्ते में पड़ने वाले गांवों के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा, जिससे घरों का पानी डायरेक्ट नदियों में ना बहाया जाए। इसके अलावा कई जगह के गांव के नाले के पानी को एक जगह इकट्ठा कर वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसे साफ कर नदी में छोड़ा जाना चाहिए। नदियों के किनारे लगे छोटे छोटे लघु उद्योगों और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फैक्ट्रियों की समस्या होती है कि वो पानी को बिना ट्रीट किए डायरेक्ट नदियों में बहा देते हैं, क्योंकि उनके लिए महंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना मुश्किल होता है। बड़े उद्योग भी नियम का सही पालन नहीं करते हैं। इसके लिए सरकार को निगरानी और व्यवस्था दोनों में सुधार करना पड़ेगा। शहरों का वेस्ट मैनेजमेंट भी सुधारना पड़ेगा, जिससे कूड़ा डायरेक्ट नदियों में ना जाए। धार्मिक गतिविधियों के नियम और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी पड़ेगी। प्लास्टिक वेस्टेज नदियों के लिए एक बड़ी समस्या है। जब इसे खुले में फेंका जाता है तो ये नदियों में पहुंच जाता है। रिवर फ्लड प्लेन पर बनाए गए अवैध कंस्ट्रक्शन और बस्तियों में सीवेज सिस्टम नहीं होता है। साथ ही ये नदी के नेचुरल फ्लो में भी बाधा डालते हैं। इससे नदी की सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म ठीक ढंग से नहीं काम करती है। इससे बाढ़ का भी खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से नदी को साफ करने के लिए कई स्तर पर और कई वर्षों तक लॉन्ग विजनरी ऑनेस्ट अप्रोच लगाने पड़ेंगे, तभी नदियां साफ हो पाएगी। इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा करना तो बिल्कुल असंभव है, लेकिन विश्व में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां नदियों को साफ किया गया है। लंदन की टेम्स नदी एक वक्त इतना गंदा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को उस बदबू के कारण खाली करना पड़ा। उस नदी की गंदगी से उठने वाली गैसों और बैक्टीरिया के कारण शहर में लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 1830 और 1840 के दशकों में लंदन में कई बार कोलरा महामारी फैली, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसे द ग्रेट सिंक नाम दिया गया। इसके बाद इंजीनियर जोसेफ बजालजेट को लंदन में एक आधुनिक अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने 1800 किलोमीटर लंबी भूमिगत सीवेज लाइनों का निर्माण किया और नदी के किनारे जमीन के अंदर 64 मीटर नीचे बड़े बड़े अंडरग्राउंड टनल बनाए गए, जो गंदे पानी को लंदन शहर से दूर ले जाता। लंदन और उसके आसपास के कई क्षेत्रों में नए नेचुरल वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। इसमें गंदे पानी को बड़े बड़े सेटलिक टैंकों में छोड़ा जाता, जिससे हैवी मटेरियल नीचे बैठ जाते और हल्की गंदगी तेल और ग्रीस ऊपर आ जाता, जिन्हें स्किम करके हटा दिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हटाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जो गंदगी को खा जाता है। पानी में बचे केमिकल पॉल्यूशन को सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर और यूवी लाइट से गुजार कर साफ किया जाता है। इन सब प्रयासों के कारण आज टेम्स नदी दुनिया की सबसे साफ नदियों में से एक है। एक और उदाहरण राइन नदी की है। 1200 किलोमीटर लंबी ये नदी यूरोप के कई देशों जैसे स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टर, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड इन सब से गुजरती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के कारण ये नदी बेहद गंदी हो गई थी। साल 1986 में स्विट्जरलैंड के एक कारखाने में केमिकल फायर के कारण टनों जहरीले रसायन राइन नदी में बह गए। इसे यूरोप का सबसे बड़ा नदी प्रदूषण संकट कहा गया। तभी सभी 6 देशों ने मिलकर राइन एक्शन प्लान बनाया। इसमें कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और ग्रीन जोन बनाए गए। फैक्ट्रियों के लिए सख्त पॉलिसी बनाई गई। 200 से अधिक जलाशय और वेटलैंड्स बनाए गए, ताकि जब नदी में अधिक पानी हो तो उसे कंट्रोल किया जा सके। नदियों के इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए स्पेशल हैचरी और फिश पैसेज बनाए गए, जहां मछलियों को पालकर बड़ा करके और फिर नदी में छोड़ दिया जाता। बड़े बड़े डैम और बैराज के कारण मछलियां आगे नहीं बढ़ पाती थी, इसलिए उसके किनारे से स्पेशल वाटर वे बनाया गया, ताकि मछलियां आसानी से उनके आर पार जा सके। कुछ जगहों पर बड़े बड़े डैम के कारण फिश पैसेज बनाना मुश्किल था, इसलिए फिश लिफ्ट बनाए गए। मछलियां इन लिफ्टों में तैरती है और मशीनें उन्हें ऊपर के जल क्षेत्र में छोड़ देती है। इस तरह से एक लॉन्ग विजन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करने पर ये नदी आज बिल्कुल साफ हो गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारी गंगा और यमुना नदी साफ होगी? क्योंकि सरकार ने दोनों को साफ करने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं, या केवल कुछ बजट की घोषणा और एक्शन प्लान बनाकर 2-4 मशीनों से नदियों को साफ करने की वीडियो रिलीज कर हम आम जनता को बहलाया जाएगा, या फिर हमारी सरकार लॉन्ग विजन और साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस पर ईमानदारी से काम करेगी?
कमेंट में आप अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।